Hello students, welcome to online paper discussion sessions. We will continue to discuss 2024 NEET पेपर पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन से आसान सा क्वेश्चन है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू रॉड इज दिस। द लेंथ पॉइंट करने के लिए पूछ रहा है। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ये एक रॉड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ये l/2 है एंड दिस इज ऑल्सो l/2। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो अगर देखें तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू ml²/12। तो यहाँ से लेंथ विल बी इक्वल टू 12I एंड डिवाइडेड बाय m का अंडर रूट। तो यहाँ पर मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया CGS यूनिट में है, तो मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूँ। दैट इज 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितना है 2400 एंड डिवाइडेड बाय मास है 400। तो अंडर रूट ये 00 कैंसिल हो गया, ये 6 एंड ये 72 का रूट आ गया। तो 8.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सर्कुलर मोशंस का क्वेश्चन है। ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सर्कुलर मोशंस में ये कांस्टेंट स्पीड है, तो यानी कि हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी सेम है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो यहाँ पर डायरेक्शंस ऑफ स्पीड इज ऑलवेज चेंजिंग, तो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शंस। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, जो कि अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है। तो ये भी सही नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेराइंग एक्सेलरेशंस, दिस इज आल्सो वेराइंग वेलोसिटी एंड वेराइंग एक्सेलरेशंस। तो ये ऑप्शंस हमारा करेक्ट हो सकता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोन among the following are। the energy of photon h nu है, ये बिल्कुल सही कह सकते हो। एंड द वेलोसिटी ऑफ फोटोन वही होगा जो मीडियम में है, तो ये बिल्कुल सही है। द मोमेंटम ऑफ फोटोन E/c होता है, सॉरी, मोमेंटम ऑफ फोटोन E/c होता है। तो जैसे E mc² लिखेंगे तो C कैंसिल हो जाएगा, तो mc आ जाएगा, तो उस हिसाब से देखें तो C भी करेक्ट है। एंड इन फोटो इलेक्ट्रॉन कॉलिजन बोथ एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, तो ये मेरा सही हो सकता है। टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेसिस पर आप काम करते हैं। हाँ, इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स आर नॉट कंजर्व्ड, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोटॉन्स का एमिशन होगा, ये नेसेसरी नहीं है। तो आपका फोटॉन्स जो है वो कंजर्वेशन नहीं होगी, लेकिन एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम का कंजर्वेशन लागू होगा। एंड फोटोन पॉजिटिव चार्ज ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ABCD करेक्ट हो जाएगा, ABCD करेक्ट है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। तो आपको अगर देखें तो इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज 2t and -1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। इसमें भी कुछ नहीं है, फार्मूला बेस्ड है। पावर इज इक्वल टू फोर्स एंड वेलोसिटी लिख सकते हैं, एंड यहाँ से ds/dt इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो
इसमें आप सिंपली आप फोर्स हमारा 5 है एंड वेलोसिटी की वैल्यू 2 दिया हुआ है, सो पावर विल बी इक्वल टू 10 वाट। तो इन एसआई यूनिट तो 10 वाट ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए रे ऑप्टिक्स का है, आपके फिगर आपके सामने है। ए रे ऑफ लाइट इंटर्स थ्रू ए राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट पी 30 degree as on the it travels through the prism parallel to the base BC and emerges along the face AC. ये ग्रेजिंग एमरजेंस भी है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज यूजुअली अगर देखें तो अगर आपका ये रे बेस के पैरेलल है तो वो आपका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस का कंडीशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वॉयलेट कर रहा है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो इस केसेस में एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम हो जाएगी, तो मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए ये थीटा है, अगर ये थीटा एंगल हो तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दिस एंगल विल बिकम्स 90 माइनस थीटा एंड ये 90 है और ये थीटा है, तो ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगी, सॉरी ये 90 माइनस थीटा होगी, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम इसको Q पॉइंट मान लेते हैं, तो एट पॉइंट Q अगर देखें तो आप यहाँ पर अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन 90, क्योंकि ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन म्यू आ गया एंड अगर ये थीटा है, ये 1 एंड म्यू है, तो दिस विल बी म्यू स्क्वायर एंड -1 का अंडर रूट। तो अब आप P पॉइंट पर अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 विल बी इक्वल टू म्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 इक्वल टू म्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू स्क्वायर एंड -1 का अंडर रूट एंड होल डिवाइडेड बाय म्यू, ये कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो हमारा म्यू स्क्वायर -1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4, तो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4, सो दैट इज इक्वल टू 5/4। सो म्यू का वैल्यू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आना चाहिए, तो दिस इज 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, जिस तरह से आप व्हीटस्टोन ब्रिज रेसिस्टेंस के लिए लगाते हैं उसी तरह से कैपेसिटर के लिए भी लगा सकते हैं। यहाँ पर रेशियो सेम है, तो ये आउट ऑफ द सर्किट है, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो उसका इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफेराड एंड ये दोनों भी सीरीज में है, तो दैट इज द 1 माइक्रोफेराड एंड फिर से ये दोनों पैरेलल में है, तो दैट इज 2 माइक्रोफेराड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखें अगर तो ये फिर से यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस हैं। द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इटसेल्फ इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो इसका मतलब इसमें से वो ऑप्शन ढूंढना है जिसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, क्योंकि आपका जो स्ट्रेन है वो डेल्टा L/L होता है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, और एंगल जो है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर,
जिसमें इलास्टिक लिमिट है 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो वायर टॉलरेट कर सकता है उसकी वैल्यू 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पर मैक्सिमम इलोंगेशंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर यहाँ पर देखें तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इससे आपका स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस। अब इसमें वैल्यू फिट कर लीजिए। स्ट्रेस की वैल्यू 8 इंटू 10⁸ गिवन है एंड यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11 है। सो दिस इज 4 इंटू 10⁻³ अब strain is change in length upon original length। तो ये हमारा 4 इंटू 10⁻³ है एंड यहाँ पर डेल्टा एल फाइंड करना है एंड एल की वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है। तो डेल्टा एल इज 4 मिलीमीटर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सॉलिनॉइड्स के बीच में आपको इस मैग्नेट को मूव करा रहा है। तो इसके मूवमेंट से आपको करंट किस डायरेक्शंस में फ्लो करेगा, ए टू बी सी टू डी, ऐसा ऑप्शंस में दिया हुआ है जो फाइंड करना है आपको। अब यहाँ पर देखें तो इसके लिए नॉर्थ पोल अवे मूव कर रहा है। तो लेंज लॉ के बेसिस पर ये अपनी इस एंड को साउथ पोल बनाने की कोशिश करेगा ताकि वो आउटगोइंग नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर सके। सिमिलरली यहाँ पर साउथ पोल नजदीक जा रहा है तो ये अपने को साउथ पोल बनाने की कोशिश करेगा ताकि ये इसको रिपेल कर सके। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर सॉलिनॉइड्स का अपर पार्ट आपके फ्रंट में है और उस साइड से जो रिटर्न होकर आ रही है वो विजिबल नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिनेशंस करनी पड़ेगी आपको। मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि जो सॉलिनॉइड्स है उसकी अपर पार्ट दिया हुआ है, लेकिन सॉलिनॉइड जो उस तरफ से लौट के आ रही है वो वाला पार्ट फिगर में नहीं है। तो अगर आप देखें इस कर्लिंग के बेसिस पर देखें तो अगर आप ऐसे कर्ल कर रहे हो तो इधर निकल रही है। तो अगर आपका इस साइड आ रही है, ये इस तरफ जा रहा है, तो ये एंड साउथ पोल एंड ये एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा। जैसे आप राइट हैंड के कर्लिंग के बेसिस पर देख सकते हैं। अगर इस तरह से करें तो इस तरह से अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये जिधर से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ से आउटवर्ड होता है एंड यहाँ पर इनवर्ड होता है एंड ये क्लोज लूप के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये ऐसे फ्लो कर रहा है क्योंकि आपको इधर वाला एंड को साउथ बनानी है। तो यहाँ पर अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा तो ये एंड साउथ, ये एंड नॉर्थ होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ए टू बी करंट फ्लो कर रहा है। एंड मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सॉलिनॉइड में जो बैक डायरेक्शंस की वायर है वो विजिबल नहीं है, जो फ्रंट डायरेक्शंस की वायर है वो विजिबल है। तो यहाँ पर इस वाले कंडीशंस में ए टू बी होना चाहिए एंड यहाँ पर भी जो है आपका साउथ पोल है तो हमारा नॉर्थ पोल उस साइड आना चाहिए, यानी कि करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होना चाहिए।
करंट इस ऐसे फ्लो होगा तब ये नॉर्थ होगी, यानी कि यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होना चाहिए, क्योंकि ये एंड को साउथ बनाना है हमें। एंड दूसरे वाले अगर मैग्नेटिक फील्ड उधर है तो वो नॉर्थ बनेगा, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी, तो डी से जो करंट इंटर करेगा वो बैक में दिख नहीं रहा है आपको फिर से। तो यहाँ पर अगर करंट इंटर करे तो ये हर एक में फ्रंट में करंट इस तरह से आ सकती है। तो आपका इस वाले लूप में डी टू सी हो गया और इस वाले में ए टू बी हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10 ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ ऑफ द अर्थ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, ये हमें पूछ रहा है। अगर आप देखें तो सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हम G/m/r² लेते हैं। तो अगर हम अर्थ पर देखेंगे तो यहाँ पर अर्थ की मास एंड अर्थ की रेडियस लगा देंगे। अब अगर प्लैनेट का देखें तो प्लैनेट पर अगर हम लिखेंगे तो दैट इज G मास ऑफ द प्लैनेट एंड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर लिखेंगे। एंड G यहाँ पर मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10 ऑफ द अर्थ, तो ये हो गया me/10 एंड डायमीटर इज हाफ मीन्स रेडियस इज हाफ, तो ये हो जाएगा RE का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड GME/r² को आप कितना लिख सकते हैं? GME/RE² को 9.8 लिख सकते हैं, तो 9.8 डिवाइडेड बाय 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 हो सकता है। मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10 ऑफ द अर्थ एंड डायमीटर इज हाफ, तो ये हमने सही लिखा है। तो इसके बेसिस पर ये कितना हो गया? 10 तो 3.92 हो जाएगा, ये 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। सही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम N2 to N2 N1 is equal to 2 and 4 to 2, 5 to 2 and 6 to 2। तो आपका जो ये वाला है ये फिक्स्ड है एंड इसकी वैल्यू 3, 4, 5, 6 से चेंज कर रहा है। तो अगर आप वेवलेंथ को देखें तो 1 वेवलेंथ इज इक्वल टू R/Z² एंड 1/N1² माइनस 1/N2², ऐसा लिखते हैं। एंड इसमें N2 इज ग्रेटर देन N1। तो अगर हम A को सपोज करिए कि A को चेक करते हैं हम, तो 1/λ 1 लिख देते हैं, R 1/4 एंड माइनस 1/9, तो ये कितना हो गया? R एंड मल्टीप्लाइड बाय 36, तो ये 5 हो गया। तो λ1 कितना हो गया? दैट विल बी इक्वल टू 36 एंड डिवाइडेड बाय 5R एंड 1/R की वैल्यू 910 एंगस्ट्रम ले सकते हैं एंड नैनोमीटर में है तो 91 नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 36/5 एंड इनटू 91 नैनोमीटर में। तो अगर देखें तो इसकी वैल्यू 656 ये आंसर आएगा, तो A का थर्ड हो जाएगा।
तो अब अगर देखें, यहां से मैं सारा कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आप देखें बी के लिए, तो 1/λ2 विल बी इक्वल टू आर, एंड 1/4 फिक्स्ड है, एंड -1/25। तो यहां से अगर कंपेयर करें तो 1/9 से ये छोटा है। तो ये छोटा होगा तो इसका जो माइनस वाली क्वांटिटी हो बड़ी होगी, एंड रेसिप्रोकल होगा तो वो छोटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जैसे आपका 125 आया, तो यहाँ से जो वेवलेंथ आएगी वो इससे जस्ट स्मॉलर होगा। तो आप बी के लिए, जैसे हमने थर्ड ए के लिए हमने इसको मैंने ए बोला, तो इसके जस्ट जो स्मॉलर होगा वो सेकेंड वाले के लिए होगा, एंड उससे जो जस्ट स्मॉलर होगा वो थर्ड वाले के लिए, एंड उससे जो जस्ट स्मॉलर होगा वो डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर आप देखें, तो इससे जस्ट छोटा ये है, तो ये आपका बी हो जाएगा। उससे जस्ट छोटा है तो ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो हर एक को एक्चुअल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये क्वांटिटी जैसे जैसे ये छोटा होगा, मतलब n2 की नंबर जैसे जैसे बढ़ेगी, ये छोटा होगा, बड़ा होगा, फिर रेसिप्रोकल में छोटा हो जाएगा। तो अब आप देखो कि ए का थर्ड किसी में है, ए का थर्ड एक ही में है, बी का 4 है, एंड सी का 2 है, एंड डी का 1 है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट के सारे को एक्चुअल कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है यहाँ पर। फिर से देखिए आपका वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स ए ग्लास सरफेस एट ब्रीवेस्टर्स एंगल्स। तो अगर आप देखें, ये अनपोलराइज्ड है, यानी कि इसमें पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। एंड ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, एंड ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो यहाँ पर अगर हम इंसिडेंट एंगल को चेंज करें, तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स टोटली पोलराइज्ड, एंड उसी एंगल को ब्रीवस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं। तो ब्रीवस्टर एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड है, इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड है, एंड रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड है। तो अब अगर देखें, तो रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, तो ये गलत हो जाएगा, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, तो ये सही है हमारा। बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीट, गलत है। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, बट द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, तो वो भी गलत है। पार्शियली पोलराइज तो हो सकता है ये, तो सिंगल चॉइस होते हैं ना, सिंगल चॉइस में द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, दैट इज वेरी करेक्ट, एंड बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, ये हो सकता है। तो हम 2 की जगह पर 4 ऑप्शंस को करेक्ट मान रहा हूं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। ये कहता है ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कलेक्ट करना है। तो अगर देखें, तो डायमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निगेटिव होती है। मीन्स मान लीजिए इसकी वैल्यू -1/2 है, तो तो 2 का ए ऑप्शन हो सकता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, फेरो के लिए ससेप्टिबिलिटी नियरली इक्वल टू 1000 होता है, तो एक्स इज फार ग्रेटर देन, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। पैरामैग्नेटिक्स के लिए ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है, लेकिन दैट इज नियरली इक्वल टू 1 के आसपास होता है। तो
फोर्थ ऑप्शन लगा सकते हैं, इसके लिए सी लगा सकते हैं। नॉन मैग्नेटिक के लिए 0 है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट में आपका 2 आ रहा है फर्स्ट में, एंड बी का जो है थर्ड है, तो बी का थर्ड है यहाँ पर, सी का फोर्थ है एंड डी का 1 है, तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट, two bodies A and B of the same mass undergo completely inelastic one-dimensional collisions. The body A moves with velocity v1 while B at rest. The velocity of system of देखिए इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए कि इसकी मास m है एंड ये मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, एंड ये A है एंड दिस इज द B, और ये रेस्ट में है, एंड ये कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन कर रहा है। कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन का मतलब हो गया दोनों मिलकर सिंगल बॉडी हो गया, एंड ये दोनों कॉमन वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइए, तो m v1 विल बी इक्वल टू 2m v2, तो इससे v2 का वैल्यू v1/2 आ जाएगा, एंड हमें v1/v2 का रेशियो पूछ रहा है, तो दैट विल बी 2, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए कि ये न्यूक्लियाई से रिलेटेड है, एंड एक रिएक्शंस दिया हुआ है जिसके बेसिस पर फाइनली क्यू का चार्ज एंड मास बताना है। तो फर्स्ट केसेस में देखिए कि अल्फा पार्टिकल है, तो आप अल्फा पार्टिकल्स को 2 एंड 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर एक अल्फा पार्टिकल आएगा तो इसकी एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज करेगा, तो ये 80 हो गया, और इसकी मास नंबर 4 से तो ये 286 हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिट्रॉन्स ले रहा है, तो पॉजिट्रॉन्स होगा, तो पॉजिट्रॉन पर चार्ज +1 एंड मास 0 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 79 एंड 286, ये मास में हमने कोई चेंजेस नहीं किया, एंड फिर से वो बीटा माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज है, तो ये फिर से 80 एंड 286 हो जाएगी, और फिर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, तो ये 81 एंड 286 हो जाएगा। सो फाइनल चार्ज ऑफ Q इज 81 एंड मास इज 286, तो 286 एंड 81 यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब अगर देखें तो हमने 15 से 30 तक का क्वेश्चंस 2024 का अभी हमने डिस्कस किया है, एंड इसमें एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जहां पर स्टूडेंट्स रियली डिफिकल्टी फेस कर रहा हो। आप अगर देखेंगे जो भी आप चैप्टर को अगर रिवीजन किए हैं प्रिपरेशंस के ड्यूरिंग, तो आपका क्वेश्चंस काफ़ी इजीली बन रहा है।